वेलकम टू द माय चैनल। और आज की क्लास है हमारी लुसेंट की। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले जो सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी थे उनका देख लेते हैं कि उनका जो है क्या क्रम था, कौन सबसे पहले आए और कौन सबसे बाद में आए। तो हमारे जो पहले थे ये थे हिंद, यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये सब जो है विदेशी आक्रमणकारी थे। हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के जो है विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में जो है विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टेरिया के जो है विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था और बैक्टेरिया पर जो है डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकेंड, यूथेडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइड्स, एंटीआल्किडस एंड हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टेरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी का बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईस्वी में हुआ था। इसकी राजधानी शाकल जो कि आधुनिक सियालकोट, ये जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने जो है नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के जो है वह प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर के एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हु अर्थात मिलिंद के जो है प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। हिंद यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में जो है गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अगर हम लोग से पूछे कि हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण क्या है तो ये है गंधार कला। नेक्स्ट है शक। यूनानी के बाद आए शक। शक की जो है 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने जो है अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी इसकी थी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर स्थापित किया। शक जो है मूलतः यह मध्य एशिया के निवासी थे और ये जो है चारागाह की खोज में भारत आए थे। फिर 58 ईस्वी पूर्व में जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उस समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। मीन्स की जो है ये जो विक्रमादित्य उपाधि है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये जो शकों के टाइम से हुई थी। फिर उसके बाद हमारे मध्य भारत में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसकी संख्या जो है भारत इतिहास में अभी जो है 14 तक पहुंच गई है। मतलब कि ऐसे 14 शासक हुए जिसे कि विक्रमादित्य की उपाधि से जो है नवाजा गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की जो है अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में जो है चल रहे एक समुद्री व्यापार की यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए। शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था ये था रुद्रदामन प्रथम, जिसका कि शासन था 130 से 150 ईस्वी पूर्व गुजरात के बड़े भाग पर। इसने जो है कठियावाड़ की अर्धशुष्क जो है सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदमन
प्रथम ने। रुद्रदामन जो है ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख को जारी किया था। किसने? रुद्रदामन ने, विशुद्ध संस्कृत भाषा में। इसके पहले के सभी अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में रचित थे और भारत में जो मतलब शक राजा थे उसने वो जो है अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। नेक्स्ट है कुषाण। पहलव के बाद आए कुषाण जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया, उन्हीं में से एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिशेस और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। कुषाण की पहली राजधानी पुरुष या पेशावर, कुषाण की द्वितीय राजधानी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है और इसे अभी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जा रहा है। और बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में और वह बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो है कनिष्क किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के जो है किस संप्रदाय से? तो महायान संप्रदाय से। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी की शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था जिसने की जो है चरक संहिता की रचना की थी। महाविभास का सूत्र का जो है रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभास सूत्र को। और रचनाकार वसुमित्र थे। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत को जो है दिया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का भी विकास हुआ था कनिष्क के ही शासनकाल में। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की जो है तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। अब हम लोग का स्टार्ट हो गया आज अभी से गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में और इसका संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसका की जो है टाइम पीरियड है 240 से 280 ईस्वी। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। ये टाइम पीरियड को आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये जो है आ जाता है अरेंज करने के लिए। तो जो है श्रीगुप्त 240 से 280, घटोत्कच 280 से 320, फिर अगेन चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और इसने जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की भी स्टार्ट जो हुई थी, शुरुआत ये 319 से 320 में हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने जो है आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कितना? आर्यावर्त का 9 और दक्षिणावर्त का 12। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये गद्दी पर कब बैठे? 335 ईस्वी में। और इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त ये जो है विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी
और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान था कि उसे सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। समुद्रगुप्त ने जो है विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी अब कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों पर विजय के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, जिसका कि टाइम पीरियड था 415 से 454 ईस्वी में, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने ही। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त, जिसका कि टाइम पीरियड था 455 से 467 ईस्वी, और स्कंदगुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने जो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। पर्णदत्त को स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण हुआ था और अंतिम गुप्त शासक था भानुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो थी देश, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था, और दूसरी एक थी प्रादेशिक इकाई भुक्ति, जिसके शासक कहलाते थे उपरिक। भुक्ति के नीचे जो है एक विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख थे विषयपति, और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था उसे कहते थे हम लोग दंडपाशिक, और पुलिस विभाग की जो है साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था, जो कि इस डिपार्टमेंट में एक साधारण कर्मचारी होते थे, इसे चाट एवं भाट कहते थे। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, और ग्राम का जो है प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, और उनके जो अन्य मेंबर थे उससे हम लोग कहते थे महत्तर। ग्राम समूह की जो छोटी इकाई थी उसे कहते थे पेट। और गुप्त शासक जो है ये कुमारगुप्त के जो है दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के जो है क्रियाकलापों का उल्लेख है। किस ताम्रपत्र में? दामोदरपुत्र ताम्रपत्र में। ये जो संबंधित है किससे? भूमि बिक्री से। और भू राजस्व का जो मतलब कुल उत्पादन था वो 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था, और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है निम्न प्रकार की भूमि थी। तो जो है पहला था क्षेत्र, जिसमें कि जो है कृषि करने योग्य भूमि। सेकेंड वस्तु, वास करने योग्य भूमि। चारगाह भूमि, पशुओं के जो है चारा योग्य भूमि। चौथा खिल, ऐसी भूमि जो कि मतलब जोतने योग्य नहीं थी। और नेक्स्ट अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो इन सबको अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सिंचाई के लिए जो है रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था, और जो श्रेणी के प्रधान थे उसे कहते थे ज्येष्ठक। और गुप्त काल में जो है उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था। और गुप्त राजाओं का जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में कहा गया है दीनार। नेक्स्ट है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन हुआ था याज्ञवल्क्य की स्मृति में। किस स्मृति में? याज्ञवल्क्य में। और जाति के रूप में कायस्थों का जो है सर्वप्रथम वर्णन मिला था ओशनम में। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य, और कायस्थ एक जाति है, इसका वर्णन हुआ था हमारा ओशनम स्मृति में। ये दोनों में अंतर है, देखिएगा अच्छे से। विंध्य जंगल में जो है सवर जाति के लोग अपने देवताओं को जो है मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग। पहली बार किसी की जो है क्षति होने का प्रमाण मिला 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के जो है क्षति होने का उल्लेख है। गुप्त काल में जो है वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध वेश्याएं थी उसे हम लोग कहते थे कुटनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इसने राजधर्म बनाया, और विष्णु का जो है वाहन गरुड़ जो है ये गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म सबसे महत्वपूर्ण अवशेष यानी देवगढ़ झांसी का जो है दशावतार मंदिर है। अजंता में जो है निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं,
जिसमें कि जो है गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण वर्णासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। किस गुफा संख्या में? 16 में। गुफा संख्या 17 के जो है चित्र को कहते हैं चित्रशाला, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविष्णुक्रमण एवं महापरिनिर्वाण की जो है घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की जो है गुफाएं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है, और गुप्त काल में जो है निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि था कालिदास, और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहने वाला जो आयुर्वेदाचार्य है वो थे धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु द्वारा लिखित पंचतंत्र ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और ये संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ था। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल था प्रथम और सेकंड पंचतंत्र। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि, विग्रह, लब्ध प्राणाश और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान थे आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। और जो पुराणों की जो है वर्तमान रूप से जो रचना हुई थी ये हुई थी गुप्त काल में। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है, और गुप्त काल में जो चांदी के जो सिक्कों हुआ करते थे उसे कहते थे हम लोग रुपया का। एंड याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की जो है रचना हुई थी गुप्त काल में। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति। मंदिर बनाने की जो है कला का जन्म भी हुआ गुप्त काल में ही, और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। थैंक्स।